जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 27 जून 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के नए डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा महेश दीक्षित। तो महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के नए डायरेक्टर हाल ही में चुने गए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं और एनएस राजा सुब्रमणी ये भारत के नए सीडीएस बन गए हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जो बने हैं महेश दीक्षित, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और उन्होंने तपन कुमार ढेका का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल होगा 2 साल का और ये 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यह भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है और इसका जो काम है वो है देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद, उग्रवाद और जासूसी पर निगरानी करना। दोस्तों, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख एक बार देख लेते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजकुमार गोयल। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक हैं राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। और सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद। किस देश में आए भूकंप में सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो दोस्तों, वेनेजुएला में हमने कल ही पढ़ाया था कि 7.2 और 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। उसमें बहुत जनहानि हुई है और धन हानि हुई है वेनेजुएला में। तो भारत ने मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम रखा है ऑपरेशन अमिस्ताद। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वेनेजुएला में भूकंप के बाद जो मानवीय सहायता है और जो चिकित्सीय सहायता है वो प्रदान करना। और इसमें मानवीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, यानी कि कुछ आर्मी के लोग वहाँ पर भेजे जाएंगे जो वहाँ पर लोगों की मदद करेंगे। इसके अलावा चिकित्सा सहायता दी जाएगी, राहत सामग्री वहाँ पर भेजी गई है और इसके अलावा 2 भीष्म क्यूब भी भेजे गए हैं। भीष्म क्यूब क्या है? ये चलते फिरते हॉस्पिटल है, यानी कि भीष्म क्यूब में हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। और यहाँ से जो विमान भेजा गया है इस ऑपरेशन के तहत, उसका नाम क्या है? C-17 ग्लोब मास्टर। दोस्तों, जो अमिस्ताद शब्द है इसका स्पेनिश भाषा में अर्थ क्या होता है? मित्रता। देखिए, कल हमने बताया था कि वेनेजुएला की जो कैपिटल है कराकस, वहाँ पर 7.2 और 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था और ये 1 मिनट के अंदर ही 2 झटके आए थे जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। 24 जून 2026 को ये भूकंप आया था। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन हिम सेतु की बात करें तो सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए शुरू किया गया था सेना के द्वारा। ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन हॉक आई अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत चाइना सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद किस दर्रे से पुनः शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा लिपू लेक दर्रा। तो दोस्तों, लिपू लेक दर्रे से भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो 6 साल बाद फिर से शुरू हुआ है, यानी 2020 में ये ट्रेड बंद हो गया था भारत और चाइना के बीच में लिपू लेक दर्रे से। अब इसको फिर से शुरू किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपू लेक दर्रे से भारत चाइना सीमा व्यापार 6 वर्ष के बाद फिर से हुआ है। तो अभी 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल जो है वो तिब्बत के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया का मैप यहाँ पर देखिए, ये है लिपू लेक दर्रा। तो लिपू लेक दर्रे से होकर के जो
ये व्यापारी हैं, ये तिब्बत में प्रवेश करेंगे। भारत चाइना सीमा व्यापार 1991 में पुनः शुरू किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में से स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से इसको शुरू किया गया है। लिपुलेख दर्रे की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और ये लगभग 17,000 फीट यानी लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर है और ये भारत चाइना नेपाल के ट्राई जंक्शन में स्थित है। ठीक है, तो ये भारत है और ये चाइना है यहाँ पर और ये है नेपाल और इसके ट्राई जंक्शन में स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इसका महत्व तो ये है कि ये भारत चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है उसका प्रमुख मार्ग है और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है उसका भी प्रमुख मार्ग है। दोस्तों, भारत के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे डिस्कस करते हैं तो खारदुंगला लद्दाख में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, माना दर्रा है उत्तराखंड में और बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य देश बना है? आंसर हो जाएगा 27वां, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 27वां देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। ठीक है, तो बांग्लादेश 27वां सदस्य बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का और 26वां सदस्य अभी मई 2026 में बना है सऊदी अरब। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने मेंबर हैं तो 27 मेंबर हैं। 27वां बना है बांग्लादेश और 26वां बना था सऊदी अरब। दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो इसकी स्थापना जो है वो 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। भारत के द्वारा शुरू की गई ये पहल है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका जो गठन किया गया है ये इसलिए किया गया है कि जो बड़ी बिल्लियां हैं जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है, इनके आवासों की सुरक्षा की जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप इन सभी को देख सकते हैं। जगुआर है, ये प्यूमा है, लियोपार्ड है, लायन है, टाइगर है, चीता है और स्नो लेपर्ड। इन सभी को बचाने के लिए और इन सभी के आवास को बचाने के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। तो दोस्तों, ब्रिक्स के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनकी बैठक 25 और 26 जून को गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित की गई है और इसका आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया है क्योंकि इस साल भारत ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। तो जितनी भी बैठकें हो रही हैं ब्रिक्स की इस साल वो भारत की अध्यक्षता में ही हो रही हैं। इस बैठक का मुख्य विषय था सर्वेसाम ऊर्जम यानी एनर्जी फॉर ऑल और इस बैठक में जो मुख्य रूप से चर्चा की गई है ये ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता, ऊर्जा नवाचार, इसके अलावा स्वच्छ एवं सुलभ ऊर्जा सहयोग, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार किस पारंपरिक संगीत शैली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है? आंसर हो जाएगा सूफियाना संगीत या सूफियाना मौसीकी। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार अपनी प्राचीन संगीत शैली सूफियाना संगीत या सूफियाना मौसीकी को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा है कि जो सूफियाना संगीत है इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराया जाए। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में ये सूफियाना संगीत शैली का विकास हुआ था और ये संगीत शैली फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अनूठा मिश्रण है। और ये जो प्रस्ताव हाल ही में भेजा गया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा संस्कृति मंत्रालय को, उसका उद्देश्य ये है कि विलुप्त होती इस प्राचीन कला को वैश्विक पहचान दिलाना और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना। दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो वे परंपराएं, रीति रिवाज, कला रूप, उत्सव, ज्ञान और कौशल जो किसी समाज की जीवित संस्कृति को दर्शाते हैं उन्हें
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बोला जाता है। इसमें लोक नृत्य आते हैं, लोकगीत आते हैं, धार्मिक उत्सव, पारंपरिक शिल्प और मौखिक परंपराएं, सामाजिक प्रथाएं, ये सभी शामिल होते हैं। तो हाल ही में दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो अब भारत में 16 अमूर्त विश्व धरोहर हैं, जिसमें दीपावली को 2025 में, गरबा को 2023 में, दुर्गा पूजा को 2021 में, कुंभ मेला को 2017 में, योग को 2016 में, ठटेरा समुदाय के बर्तन बनाने को 2014 में, संकीर्तन को 2013 में, बौद्ध जप को 2012 में, छऊ डांस को 2012 में, कालबेलिया को 2010 में और मुदियेट्टू को 2010 में, रम्मान को 2009 में, रामलीला को 2008 में, कुटियट्टम को 2008 में, वैदिक जप की परंपरा को 2008 में और नवरोज या नौरोज को 2016 में अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की जो महारानी है मैक्सिमा, वो भारत की यात्रा पर आई थी। उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है नई दिल्ली में और उनसे जो चर्चा हुई है उसका जो मुख्य विषय था वो था वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन और प्रौद्योगिकी की भूमिका। महारानी मैक्सिमा भारत में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रवक्ता के रूप में आई हैं। यानी कि वो ये वहाँ की महारानी बनकर नहीं आई हैं, बल्कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जो वित्तीय स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रवक्ता है उसके रूप में आई हैं। और ये जो मीटिंग हुई है मोदी जी की और महारानी मैक्सिमा की, उसमें जनधन, आधार, मोबाइल, इन सभी पर बात की गई है। इसके अलावा सबसे वो विशेष रूप से वो यूपीआई को समझने यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 25 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है शूटिंग से संबंधित चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। और इसका आयोजन सोहल जर्मनी में किया गया था। भारत ने कुल 25 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, और भारत मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अभी जो भारत में विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी 2026 की, जो इसका पहला संस्करण था, इसमें भारत ने 114 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 भारत ने जीता है। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीती है। आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 प्रतियोगिता जीती है और वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं। सात्विक चिराग की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर जेवेरेव जो कि जर्मनी के हैं और महिला एकल का खिताब मिरा एंड्रीवा ने जीता है जो कि रूस की हैं। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 26 जून को उनकी जयंती मनाई गई है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की इस बार 188वीं जयंती मनाई गई है 26 जून को। और उनके जन्म की बात करें तो 26 जून 1838 को उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म हुआ था कंथलपाड़ा, नैहाटी, पश्चिम बंगाल में। इनकी प्रसिद्ध रचना है वंदे मातरम। वंदे मातरम किस में है? आनंद मठ में है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और देवी चौधुरानी, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। वंग दर्शन इनकी पत्रिका है जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। दोस्तों वंदे मातरम की बात हुई है तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। इसे सबसे पहले 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था और फिर 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। दोस्तों अभी कुछ समय पहले वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा दिया गया है, यानी जिस प्रकार के प्रावधान राष्ट्रगान को हैं उसी प्रकार के अब हमारे राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को भी प्रदान किए गए हैं। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया वंदे मातरम है, अब उस पर वही नियम लागू होंगे, वही प्रतिबंध लागू होंगे जो राष्ट्रगान के लिए हैं। यानी कि इसका कोई उल्लंघन करेगा तो संज्ञेय अपराध माना जाएगा। दोस्तों
अभी वंदे मातरम को लेकर के कुछ नए प्रोटोकॉल भी आए हैं। तो नए प्रोटोकॉल में है कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैराग्राफ गाए जाएंगे, बजाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकेंड में गाने होंगे। ज़रूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांट सकते हैं और राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक गायन से होगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 के लिए भारत के कितने स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो भारत के 7 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 के लिए भारत के 7 स्कूल शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसकी घोषणा लंदन में की गई है। विजेताओं की घोषणा नवंबर 2026 में की जाएगी। अभी ये विजेता नहीं है दोस्तों, अभी 7 स्कूल जो हैं, पूरी दुनिया के जितने भी स्कूल हैं जो इसके लिए अप्लाई किए होंगे, तो उसमें से भारत के 7 स्कूल जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। नवंबर 26 में ये पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। ये पुरस्कार T4 एजुकेशन नामक संस्था के द्वारा दिया जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी और जिसका उद्देश्य है ऐसे स्कूलों को सम्मानित करना जो नई सोच और तकनीक से शिक्षा को बेहतर बना रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले जाकर के ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, तो इन कोर्स को भी जाकर के प्राप्त कर लें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जीके और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी ई बुक, जितनी भी ई बुक हैं, वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हाल ही में 7.2 और 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप किस देश में आया है? वेनेजुएला। भारत की पहली निजी सोने की खदान कहाँ स्थापित की गई है? स्वर्णगिरी, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? वीरांगना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। उरुग्वे में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? विनॉय जॉर्ज। और किस ग्रह पर नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन खोजा गया है? मंगल ग्रह। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट किसका अंतिम या ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता? नागरिकता। किस देश के फुटबॉल संघ को फीफा के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है? नेपाल। और द सेकेंड ऑर्बिट किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, ये शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा है। संविधान हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया है? 25 जून को। इंटरनेशनल खेल स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? मयूरभंज, ओडिशा में। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि रेड प्लेनेट किसे बोलते हैं? तो ये मार्स को बोलते हैं। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मार्स बताया हुआ है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐप को इंस्टॉल करने, टेलीग्राम चैनल ये सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं।